नमस्कार छात्रों, डिजायर पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं इसके सर हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम आपको सन 2019 का हिंदी यूपी बोर्ड के प्रश्न पत्र को दिखाएंगे कि आपके किस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। और आज आप जो है इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए कि कहाँ से, मतलब गद्यांश से कितने प्रश्न आते हैं, पद्यांश से कितने प्रश्न आते हैं, संस्कृत से कितने प्रश्न आते हैं, व्याकरण से कितने प्रश्न आते हैं और कहाँ कहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसी आधार से आप अपनी तैयारी करिए। क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे सर एक्सरसाइज कराइए, जो प्रश्न पत्र उसमें दिए गए हैं, तो आपको हम इसके बाद से अगले वीडियो में जो है एक्सरसाइज कराना प्रारंभ करेंगे। लेकिन आज जो है आप सब जो है इस वीडियो को देखिए ताकि आपको आपकी तैयारी करने में आसानी हो सके कि आपको किस आधार से तैयारी करनी है, मतलब कहाँ से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो इसमें दिया गया है, कह रहे हैं कि समय 3 घंटे है, 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक आपका 70 अंक, क्योंकि 30 अंक का जो है आपका प्रैक्टिकल होता है। तो कह रहे हैं कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब आपको जो 15 मिनट दिए जाते हैं, आप उस 15 मिनट में पेपर को बड़ी ही सावधानी पूर्वक, बड़े ही अच्छे ढंग से आप पढ़ेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर एक में कह रहे हैं कि का है इसका निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। तो देखिए 4 जो कथन दिए गए हैं, इसमें है आपका जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं, ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, जयप्रकाश भारती शुक्ल के कवि हैं और प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो आप देखिए इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी हम ये सारे प्रश्न का हल जो है आपको फिर से कराएंगे, लेकिन आज सिर्फ आप प्रश्न देखिए। तो अब देखिए जो है आगे दूसरा, मतलब एक का खा। तो देखिए खा में कह रहे हैं कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। इंद्रजाल, सेवा सदन, दीपदान, मिट्टी की ओर। तो इसमें से आपको किसी एक का जो है जो लेखक हैं उनके नाम बताने हैं। तो आपको जैसा कि इसमें हमने जो प्रश्न उत्तर कराया है गद्यांश के, उसमें से आपके ये सारे प्रश्न लगभग मिल रहे हैं। तो आप जो है इसमें से आप इसको हल करेंगे एक बार फिर से। अगला है तीसरा, करें किसी एक, मतलब गा वाला प्रश्न है, किसी एक जीवनी लेखक का नाम बताइए। जैसे कि जीवनी लेखकों में आपके कई बार जो है 2 नाम बहुत ज्यादा आए हैं, ठीक ना, जैसे अमृता और हरिवंश राय बच्चन। तो देखिए आप अपने आप से करिएगा इसे। कह रहे हैं कि मैं इनसे मिला, किस विधा की रचना है, आपको इसमें विधा बतानी है, ठीक ना। मतलब एक प्रश्न आपसे विधा से संबंधित पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला फिर कह रहे हैं कि संस्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम बताइए। तो आपके संस्मरण में कोई एक लेखक या लेखिका हमने आपको जो है प्रश्नोत्तर में कराया है, आप उसको पढ़ करके इसका उत्तर आप दीजिए और बाकी इसको हम हल करेंगे। फिर आगे देखिए दूसरा, पहला मतलब आपके गा घा अंगा, मतलब का प्रश्न नंबर 1 जो आपका है वह 5 नंबर का है, जो कि आपके हिंदी गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें। मतलब 5 प्रश्न हिंदी गद्यांश से संबंधित। अब आपका देखिए प्रश्न नंबर 2 के का में कह रहे हैं कि रीतिबद्ध शाखा के एक कवि का नाम लिखिए तथा उसकी एक रचना का नाम। हमने आपको हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास जब पढ़ाया था, उसमें ये सब को हम बहुत ध्यान पूर्वक, मतलब हमने बताया था, आप उसको फिर से देखिए और उसमें से जा करके देखिए आपको कौन रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं, उनकी रचना कौन है। क्योंकि आपको हमने उसमें बताया था रीतिबद्ध रीति सिद्धि, ठीक ना, रीति मुक्त, ये जो है बाद में जो है रीतिबद्ध और रीति मुक्त 2 शाखाओं को हमने बताया प्रमुख रूप से। उसे कवियों को भी बताया है, आप उसे जाकर के वहां से आप इस प्रश्न का उत्तर खोजिएगा। तो आप देखिए इसमें ये आपको जो है एक, आप तो ये कवि बता देंगे, कवि का नाम, तो आपको 1 नंबर मिलेगा और उसकी रचना बताएंगे तो 1 नंबर, कुल मिलाकर के 2 नंबर का। तो दूसरा 2 का खा जो आपका है, प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 विशेषताएं, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, छायावादी, इन सब की विशेषताएं हमने आपको उसमें हल कराया है और आपको हिंदी पद्य इतिहास में ये सारी विशेषताओं को हमने बताया है। तो आगे देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक, अब इसमें देखिए 2 विशेषताएं आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर के मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। और अगला है निम्नलिखित में से किसी एक काव्य ग्रंथ के कवि का नाम लिखना है। मतलब ये काव्य रचनाएं हैं, जैसे एक पतंग अनंत में, पंचवटी, समर्पण, अनामिका, इन सब में आपको किसी एक काव्य ग्रंथ के कवि जो हैं उनकी रचना आपको बतानी है।
उनके मतलब इसके रचयिता कौन है। तो अगला आपका देखिए फिर 2 हो गया। अब तीसरा प्रश्न है आपका, देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके देखिए प्रश्न नंबर 3 जो है, आपको हमने गद्यांश पढ़ाया है, जैसे मित्रता पहला पाठ था आपका। अब इसी प्रकार से उसमें से आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक का आपको उसके नीचे 2 प्रश्न दिए जाते हैं। 3 प्रश्न आपके दिए रहेंगे और तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। कुल मिलाकर के 6 नंबर आपको गद्यांश से आएंगे। तो देखिए करें कि जैसे हमारी शारीरिक संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से निकाला है और भोग भी त्याग में पाया है। और श्रुति कहती है कि तेन त्यक्तेन भुज्यिता। कह रहे हैं इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध और व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। तो इस प्रकार से आपने ये गद्यांश देखा। आप कह रहे हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि ये किस पाठ का है और उसके लेखक कौन है। तो आप पढ़ने पर ये आपको याद हो गया होगा, मतलब ये लाइनें देखने से कि किस पाठ का है। तो जैसा कि आपने पढ़ा, जो उसमें आपको भारतीय संस्कृत पढ़ाया गया, उसमें से राजेंद्र प्रसाद उसके लेखक हैं। तो आप अपने आप से इसे करिएगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए, करें रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। अब देखिए इसमें जो आपके अंडरलाइन किया गया है, जिसके नीचे आपको उतनी ही व्याख्या करनी है। आगे देखिए फिर तीसरा प्रश्न है, करें कि पारस्परिक विरोध को कैसे मिटाया जा सकता है। तो कह रहे हैं कि पारस्परिक विरोध को कैसे मिटाया जा सकता है। तो कह रहे हैं पारस्परिक विरोध को हम नैतिक चेतना के द्वारा मिटा सकते हैं, क्योंकि इसका उत्तर इसी में छिपा हुआ है। तो आपने इस प्रकार से देखा ये तीसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न के बाद आगे देखिए। तो देखिए कह रहे हैं कि खामे मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए और जिस पर के हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए जिस पर हम अपना प्रीति पात्र बना सकें और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे कि एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में भी बराबर प्रीति और मित्रता रही है। तो इसमें आप पढ़ने से ही आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि ये मित्रता पाठ से लिया गया है। अब इसके लेखक कौन है। तो पहला पाठ है आपका, हमने इसको पढ़ाया था बहुत अच्छे तरीके से। तो आप देखिए इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अब देखिए कह रहे हैं उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। अब उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और कह रहे हैं कि सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। तो आप इस गद्यांश को जब आप पढ़े तो कह रहे हैं इसमें ये बताया गया कि कह रहे हैं कि मित्र कैसा होना चाहिए। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम विश्वास कर सकें। ठीक ना। तो हमारा मित्र कैसा होना चाहिए, सच्चा पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूर्ण रूप से विश्वास कर सकें। तो अब देखिए इस प्रकार से आपका 3 का खा हुआ, मतलब अथवा करके दिया रहता है। इन दोनों में से आपको सिर्फ एक ही करना है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें अन्विति एक आता है लिखने को, मतलब यहां से जैसे सच्चे मित्र सच्चे से लेकर के आप देखिए यहां तक मित्रता रही है। तो इससे क्या होगा, आपको जो है उसमें जो एग्जामिनर होगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने किस गद्यांश की जो है व्याख्या की है। तो आगे देखिए आपका चौथा प्रश्न आता है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए।
तो आप देखिए पहला आपका है गुरु पद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आयुष मांगा सहज चले सकल जग स्वामी मत मंज बर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी बंदी पितर सुर सुकृत तुम्हारे जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे तो शिव धन मृणाल की नाही तो रहूं राम गणेश गोसाऊं। तो राम जी आए हैं, तो रामचरितमानस आप पढ़े ना। रामचरितमानस से आपके ये किस कांड से लिया गया है, मतलब आपके किस शीर्षक से लिया गया है? तुलसीदास ने इसको लिखा है, ठीक ना। तो धनुष भंग शीर्षक जो आपका था उसी से लिया गया है। अब आप इसकी व्याख्या करना है तो देखिए सबसे पहले संदर्भ, संदर्भ के बाद प्रसंग, उसके बाद काव्य सौंदर्य। आप सबको जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें आपको बताएंगे किस प्रकार से संदर्भ लिखना चाहिए, किस प्रकार से प्रसंग और किस प्रकार से काव्य सौंदर्य लिखा जाता है, इसकी हम व्याख्या बाद में बताएंगे। तो आप देखिए पहले प्रश्न किस प्रकार से आता है। दूसरा कह रहे हैं कि नभ में गर्वित झुकता ना शीस पर अंक लिए है दीन छार पर मन गल जाता नत विश्व देख तन सह लेता है कुलिश भार कितने मृद कितने कठिन प्राण। तो इसको पहचाने आप, किस पाठ से लिया गया है? हिमालय से। कौन है इसकी लेखिका, मतलब इसकी रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। तो आप सबको ये पहले ध्यान देना होगा कि किस पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है। तो इन दोनों में से किसी एक को करना है। पांचवा प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है वह क्या कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो आपके देखिए जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और भगवत शरण उपाध्याय, इसमें 3 दिया है। 3 में से किसी एक लेखक का आपका जीवन परिचय देना है और उसकी एक रचना का नाम लिखना है। अगर आप जीवन परिचय दे देते हैं तो 2 नंबर और रचना आप लिखते हैं तो 1 नंबर। आगे देखिए खा वाले में कह रहे हैं निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। तो देखिए जीवन परिचय में अब इधर उधर आपने लेखक का दिया और इधर आपको कवि का देना है। लेखक और कवि में अंतर, मतलब लेखक हुआ है जो गद्यांश की व्याख्या, मतलब गद्यांश लिखता है, गद्य लिखता है, और पद्य जो लिखता है वो कवि कहलाता है। और एक व्यक्ति दोनों हो सकते हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए आप सबको। जैसे आप देखिए जयशंकर प्रसाद गद्य भी लिखे, पद्य भी लिखे। आगे देखिए फिर इसमें कह रहे हैं कौन कौन? रामनरेश त्रिपाठी, सूरदास और श्याम नारायण पांडे। इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय पिछले वर्ष यानी 2019 में पूछा गया था। आगे देखिए निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब आपको ये 6वां प्रश्न जो पूछा जाता है वह संस्कृत साहित्य, अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत से आता है, जिसमें कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति तू सर्वेशा मतावलंबिना संगम स्थली काले काले विधा विचारा। भारतीय संस्कृत और समाहिता ऐसा संस्कृत समाज की संस्कृति यस्या विकासे विविधानाम जातीनाम संप्रदायानाम विश्वासानांच योगदानाम दृश्यते। अतएव अस्माकं भारतीयानाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता सर्वे अपि एक वयम् एकस्य संस्कृते समुपासका एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीया बंधनम। अथवा मतलब या तो इसकी आप संदर्भ सहित अनुवाद करिए हिंदी में, या तो कह रहे हैं कि एक आपको श्लोक दिया गया है बंधनम मरणम वापि जो वापि पराजय अव्यक्त समो वीरा वीर भाव ही वीरता। तो आप दोनों को ये पहले तो आप जानिए किस पाठ से लिया गया है, इसका शीर्षक, मतलब इस पाठ का शीर्षक क्या है, तब आप इसको कर सकते हैं। जैसे इसको तो आपने पहचाना होगा, इससे भी भारतीय संस्कृत ये जाने होंगे आप इसको। आगे फिर कह रहे हैं फिर ये आपका जो है वीर वीरेण पूज्यते। अगला आप देखिए कह रहे हैं कि 7वां प्रश्न आपसे पूछा जाता है, 7वें का अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक आपको श्लोक आता है, इसलिए आप कम से कम 2 श्लोक याद करिए। 2 श्लोकों में आपको एक हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, लेकिन दूसरा तो नहीं आएगा, तो आप दूसरा लिख सकते हैं। लेकिन एक याद करने से आपको कठिनाई हो सकती है कि यदि मान लीजिए जो याद किए वही पेपर में आ गया, तब तो समस्या है। ये तो पेपर आउट वाले प्रश्न है, इसलिए बिल्कुल इसे ध्यान देना है। मतलब 2 नंबर तो बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं। आगे देखिए फिर 7 का खा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर संस्कृत में दीजिए। कहने कवि चातकाम किम शिष्यति और अमुखो अपि का स्फुट वक्ता भवति प्रतीकासाघात पंचात चंद्रशेखरा किम कथयत श्री केन वर्धते। तो अब ये प्रश्न, अभी प्रश्नोत्तर हमने आपको नहीं कराया है, अब प्रश्नोत्तर की बारी है। अब इसके बाद यानी
पेपर के बाद आपको एक्सरसाइज से चलेंगे, मतलब एक तरफ से कराएंगे। सबसे पहले गद्य, फिर पद्य, उसके बाद फिर आपको संस्कृत के प्रश्न उत्तर हल कराएंगे। फिर बाद में आपको बोर्ड के पेपर, विगत वर्षों के कुछ पेपर हल कराए जाएंगे और आपको पूरा का पूरा पेपर हल करके बताएंगे और किस प्रकार से आपको लिखना है ये भी बताएंगे, कैसे आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तो आगे देखिए आपका फिर 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रयुक्त रस को पहचान करके लिखिए। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभु गण अति सचु पाए। जतपि मुनि अटपटी बानी, समझ न परई बुद्धि भ्रम शानी। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा रस है। देखिए आपके कोर्स में 2 प्रकार के रस हैं, दोनों में से आपको दोनों पूछे जाते हैं लगभग, और आपको अगर एक भी याद हो तो आपका काम बन सकता है बड़े आसानी से। दूसरा अथवा करके प्रश्न दिया है, करुण रस की परिभाषा उदाहरण दीजिए। अगला फिर आपका आता है, यानी 8वां 2 नंबर का है, और फिर 8 का 2 नंबर का खा आपका है। निम्नलिखित में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। लता भवन्ते प्रकट भे, तेहि अवसर दो भाई, निक से जन जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाय। अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा दीजिए। तो अब आपको इन दोनों में से एक को करना होता है, 2 नंबर आपको मिलेंगे। फिर आपका गा आता है, सोरठा अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो आपको किसी एक को लिखना होगा और 2 नंबर आपको मिलेंगे। आप इसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि अभी आपको हमने ये सब नहीं पढ़ाया, और जब हम आपको पढ़ा देंगे तो आप इन सारे प्रश्नों को बड़े आसानी से हल कर लेंगे, चुटकी बजा कर। आगे फिर देखिए 9वां है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। अब देखिए इस प्रश्न में छात्रों में बहुत ज्यादा जो है भ्रम पैदा होता है। तो करते क्या है कि एक इधर एक इधर एक इधर के लेकर के 3 को मिला करके शब्द बनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आ, ठीक ना, सु, सह, अप, अभि, इन सब में से एक मतलब 3 ले लेना है। जैसे मान लीजिए अभि ले लिए, अप ले लिए, सह ले लिए। जैसे अभिमान, अभियोग, अपमान, सहयोग, सहपाठी। अब इसी प्रकार से आपको 3 के मिलकर के एक एक शब्द बनाने हैं। जैसे सहयोग, अपमान, अभिमान, 3 हो गए। तो इसी प्रकार से अगर आप 1 लिखते हैं तो 1 नंबर, तीनों लिखते हैं तो 3 नंबर मिलता है। तो आपका 9 प्रश्न हुआ। अब देखिए 10वां प्रश्न किस प्रकार से पूछे, 9वें का खा देखिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। अब इसमें देखिए आपके 5 प्रत्यय दिए गए हैं, त्वा, पन, वट, ता, आई, ठीक ना। इनमें से किसी 2 को मिला करके आप एक एक शब्द बनाइए, ठीक ना। जैसे पढ़ाई, बनावट, ठीक ना, बचपन, ममत्व, ये सब आपको एक एक शब्द, मतलब एक से बनाना, किसमें 2 से, केवल 2 को आपको बनाना है एक एक शब्द बस। अगला फिर आपका ग वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। नीलमणि, बारहमासा, आना जाना, चक्रपाणी, ठीक ना। अब आपके कोर्स में जो है इसके आप जब हम आपको ये व्याकरण पढ़ाएंगे तो आप इससे बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे आना जाना, आना और जाना क्या है, द्वंद्व समास। चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब जिसके हाथों में चक्र हो, ठीक ना। चक्र को धारण करने वाले तो कौन है, विष्णु जी। आगे फिर कह रहे हैं कि नीलमणि, ठीक ना, बारहमासा। आगे इसी प्रकार से आप देखिए फिर घ वाला है, निम्नलिखित में से किसी 2 के तत्सम रूप लिखिए। दही, ठीक ना, दधी। और आगे कह रहे हैं पुरुषार्थ। अब देखिए इसमें पुरुषार्थ सीधे सीधे लिख देना है। जैसे कीरति, कीर्ति हो गया, गुणी तो गुणी। तो इसी प्रकार से बहुत सरल है। आपको जब पढ़ाएंगे तद्भव तत्सम तो आप इस सबको बड़े आसानी से आप कर लेंगे। तो अंगा वाला प्रश्न देखिए, करें निम्नलिखित में से किसी 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। तो आपके 2 के 2-2 पर्यायवाची लिखने, जैसे तालाब है, गाय है, सर्प है, आकाश है। इनमें से किसी 2 के 2-2, ठीक ना। अब आप देखिए जो है अगला आपका आता है फिर 10वां प्रश्न है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। जैसे कह रहे हैं कवि धन आदि, एक धन एकम, महाधन ओघ और इत धन उक्तम। अब देखिए इसमें से क्या है, कह रहे हैं संधि कीजिए, संधि का नाम। अगर आप संधि कर लेते हैं,
कौन सी संधि है ये बता देते हैं, तब आपको क्या 2 नंबर मिल जाएंगे। कहता है 2 के आपके संधि के नाम बताने बस, जैसे कवि धन आदि, ठीक ना, एक धन एकम, ठीक ना। अब उसी प्रकार से महाधन औग आपकी वृद्धि और यण 2 ही संधि हैं, कव्यादि, ठीक ना, इत्युक्तम, ठीक ना, इत्युक्तम, महोघ, ठीक ना, एकैकम, ठीक ना, एकैकम, ठीक, एकैकम, एकैकम इसका होगा। अब इसमें आपके कौन सी संधि का नाम, मतलब एक धन एक, एकम, एकैकम मतलब वृद्धि संधि। अब इसमें क्या है, यण संधि, इसमें क्या है, वृद्धि संधि, इसमें क्या है, यण संधि। तो इस प्रकार से आपको ऐसे बताने हैं, आप सबको ये सब पढ़ाया जाएगा अभी आगे। खाए निम्नलिखित शब्दों में से चतुर्थी विभक्ति द्विवचन के रूप लिखे, से मधु और नदी। तद, दूसरा आपको है तद स्त्रीलिंग अथवा युष्मद का जो है आपको चतुर्थी विभक्ति द्विवचन रूप लिखना है, ठीक है ना। अब इसमें आपको रूप याद करने होंगे और तब आप लिख पाएंगे। अगला फिर कह रहे हैं कि गा वाला प्रश्न है 10 का, निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार पुरुष अथवा वचन लिखिए। जैसे पश्चात में कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, ठीक ना। जो लकार है धातु और पुरुष, मतलब पुरुष 3 प्रकार के, लकार आपके 5 प्रकार के मुख्य रूप से, और धातु में कौन सा, जैसे पश्च, पस धातु, अपचत, पच धातु, हंस धातु, ये सब में है। तो अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आपको घा वाला प्रश्न है, मतलब आपको कुल 4 दिए गए हैं, 4 में से किसी 2 का। जैसे हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, वह घर कब जाएगा, अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा है, भारत एक महान देश है। आगे देखिए 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। आपको किसी देखे हुए मेले का वर्णन कीजिए, या देश प्रेम पर लिखिए, बेरोजगारी और उसे दूर करने के उपाय, सड़क दुर्घटना कारण और निवारण। अगला आपका आता है 12वां, करें अपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए ये जो दिए गए हैं आपको, इसमें कई प्रकार के दिए गए हैं, मतलब कुल 12 प्रश्न आपके होते हैं। तो ये अंतिम प्रश्न है एक प्रकार से। तो इसमें आपके देखिए हर जिले वाइज जो है आपका अलग अलग होता है। जैसे आप देखिए प्रतापगढ़ में जो है ज्योति जवाहर चलता है, इसी प्रकार से आपके मुक्ति दूत भी किसी दूसरे जिले में चलता है। तो आपके जिले में जो चलता हो खंड काव्य, आप उसी को आप तैयार करिए। इसमें 2 प्रश्न आते हैं। जैसे एक खंड काव्य के जो सर्ग होगा उसका कथानक, आप तो जितने भी सर्ग में होंगे उस कथानक को आप लिखिए। उसके बाद उसके आधार से जो उसके नायक या नायिका जो होंगे उसके जीवन परिचय कभी कभी पूछा जाता है। तो आपके कुल मिलाकर के ये 12 प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आपने देखा इस प्रकार से कि आपके यानी यूपी बोर्ड में किस प्रकार से प्रश्न पत्र बनते हैं, कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।